दोस्तों नमस्कार। आज 26 नवंबर है, यानी संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और फिर 26 जनवरी से लागू हुआ। आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। हालांकि इसके सेलिब्रेशन की शुरुआत 2015 में हुई। आज एक बड़ा दिन है, खास दिन। आज सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर की मूर्ति लगने जा रही है। पूरे देश में आपने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को देखा होगा। वो उसी नीले कोट में और संविधान की प्रति हाथ में लिए हुए और अपनी उंगली से इशारा करते हुए कि सारा जहान आपका है, आगे बढ़ना है, अपनी स्वतंत्रता को रक्षित रखना है, कायम रखना है और देश में समता, न्याय और बंधुता स्थापित करनी है। ये डॉक्टर अंबेडकर का मैसेज है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के परिसर में वो स्टैच्यू लगने वाली है। पहले से वहां गांधी जी की प्रतिमा है और ये दूसरा अवसर होगा जब बहुत बड़े संस्थान में बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की प्रतिमा लगने जा रही है। मैं आपको बता दूं, 1967 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी देश की, उस समय पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू लगी थी। लेकिन मूर्तियों से ज्यादा जरूरत डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मूर्तियों के फेर में, सेलिब्रेशन में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भूल जाएं। ये एक बड़ी चुनौती है और इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और मैं बात करूंगा आज उसी संविधान दिवस के इर्द गिर्द। डॉक्टर अंबेडकर, हम सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन में वो दो स्वतंत्रताओं के लिए लड़ रहे थे। पहली आजादी दलितों की सामाजिक पराधीनता से मुक्ति की और दूसरा संघर्ष ब्रिटिश हुकूमत के साम्राज्यवाद से मुक्ति का। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलती है, लेकिन उसके पहले ही संविधान सभा का गठन हो चुका था और प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित किया गया। मैं ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जिस व्यक्ति ने नेहरू को इंट्रोड्यूस किया था वो गांधी थे। अक्सर ये होता है कि जो अंबेडकर को मानने वाले हैं वो गांधी की अवहेलना ही नहीं करते हैं, गांधी की बड़ी तीखी आलोचना करते हैं। कई बार उनको खलनायक के तौर पर रेखांकित करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अंबेडकर के बरक्स वो खलनायक नहीं है, वो प्रतिनायक हो सकते हैं। हालांकि 1932 के बाद गांधी खुद अंबेडकर से बेहद प्रेरित होते हैं और आगे अपने उस पूरे विजन को, पूरे विचार को बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले वो जाति व्यवस्था के भी समर्थक हैं, उसको छोड़ते हैं। फिर वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहते हैं, लेकिन अपने आखिरी दौर में वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक नहीं रहते। अंबेडकर के आक्रोश को, दलितों के आक्रोश को वो इस रूप में रेखांकित करते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर मेरे मुंह पर थूक भी दें, अगर मुझे पत्थर भी मारें तो भी मैं सहूंगा, क्योंकि जितना अंबेडकर ने सहा है उसकी कोई इंतहा नहीं, उसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। और अपने अंतिम दिनों में गांधी ने यह प्रण किया था कि मैं उसी शादी में शरीक होऊंगा जिसमें लड़की ब्राह्मण और लड़का दलित हो। यानी जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि अंतरजातीय विवाह से ही सामाजिक समता स्थापित होगी
और इसके लिए वो पूरी एक मुहिम चला रहे थे। खुद बाबा साहब के अपने जीवन में सविता अंबेडकर आती हैं, विवाह करते हैं, दूसरा विवाह है उनका वो, और सविता, डॉक्टर सविता ब्राह्मण थी। लेकिन चर्चा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा से जुड़े हुए मुद्दे की मैं कर रहा हूं। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का उस प्रारूप समिति के बतौर अध्यक्ष अंतिम भाषण होता है। एक पंक्ति और मैं कह दूं कि वो खुद उसी भाषण में कहते हैं कि मैं संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आना चाहता था। नेहरू गांधी के सुझाव पर उन्हें आमंत्रित करते हैं, लेकर के आते हैं, लेकिन वो खुद ये भी कहते हैं कि जब मुझे प्रारूप समिति में लाया गया तो मुझे आश्चर्यजनक खुशी हुई, और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब सर अल्लादी कृष्णन अय्यर के रहते हुए, बहुत सीनियर थे, उनके रहते हुए मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो भी लीडरशिप थी, गांधी, नेहरू, आजाद से लेकर के, वे डॉक्टर अंबेडकर के कानूनी ज्ञान, वैश्विक ज्ञान, माने दुनिया के जितने देश हैं उनमें क्या क्या परिपाटी है, क्या किस तरह के संविधान चल रहे हैं, एक बड़े कानूनविद के रूप में, एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उस समय की लीडरशिप डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत करती है और संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तौर पर उनको ससम्मान लेकर के आती है। जब संविधान तैयार होता है और लागू होने के एक दिन पहले, पारित होने के एक दिन पहले 25 नवंबर को बड़ा मशहूर भाषण है डॉक्टर अंबेडकर का। लंबा भाषण है, करीब 40 मिनट का, लेकिन वो भाषण 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भाषण है। मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित तौर पर नेहरू का 15 अगस्त 1947 का भाषण अविस्मरणीय है, लेकिन जितना बौद्धिक भाषण डॉक्टर अंबेडकर का और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसमें जो बातें कही हैं वो आज हूबहू सामने हमारे चुनौतियों के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए मैं मुझे 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ भाषण के रूप में देख रहा हूं। अब उस भाषण के 2-3 सिर्फ बातों की बात करूंगा मैं। एक तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हैं उस भाषण में, और वो जिस चुनौती की तरफ ध्यान हमारा आकृष्ट करते हैं वो आज हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हुई है। मिल का चुनौती को, मिल की चेतावनी को वो सामने रखते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित ना करें, या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान ना करें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। आज हम क्या हालात देख रहे हैं। इस देश ने पिछले 1 दशक में एक ऐसे महानायक के आगे समर्पण कर दिया है, सारी शक्तियां अपनी दे दी हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी चेतावनी थी डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे थे, जो आज बेहद प्रासंगिक है। और उस चुनौती और चेतावनी को इस देश का जो नागरिक समाज है, अंबेडकर को मानने वाला जो समाज है, और वो सिर्फ दलित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, आज अंबेडकर के मूल्यों और विचारों को मानने वाला और उस पर चलने वाला एक बड़ा समाज है। उसमें बहुत सारे राजनेता भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, भले ही थोड़ा बहुत गलतियां उनसे हुई हों। साउथ इंडिया में जो भी राजनेता हैं वो डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को मानने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ दलितों का ही डॉक्टर अंबेडकर पर वो अधिकार नहीं होना चाहिए, और किसी भी महान व्यक्ति की प्रेरणा किसी को भी मिल सकती है। कई बार ये जो गलतियां हुई हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को एक दलित नायक के तौर पर देखा गया, केवल वो दलितों के नायक नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी आजादी के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया है वो अविस्मरणीय है।
वो अद्वितीय है। अल्पसंख्यकों के लिए जो बातें वो पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहते हैं, उसके बाद लगातार रेखांकित करते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर के जो उनके विचार हैं वो आज कितने गौरतलब हैं। दूसरा, वो एक और चुनौती की तरफ इशारा करते हैं कि भारत बेहद धार्मिक देश है और राजनीति में अगर धर्म का प्रवेश होगा, ये तो संविधान में ही स्पष्ट उल्लेख है कि जो भारत की राजनीति है वो किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देगी, किसी खास धर्म को। इसलिए सर्वधर्म समभाव का जो मूल्य था गांधी का, उसे स्वीकार किया गया। अब डॉक्टर अंबेडकर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। मैं इसको सरल कर दूं कि धर्म में भक्ति मुक्ति का मार्ग है, लेकिन राजनीति में किसी नेता के प्रति भक्ति उसकी तानाशाही को पैदा करने वाली है। और आज एक पूरी भक्त मंडली है, तैयार है। ये चुनौती डॉक्टर अंबेडकर की, उसको ध्यान में रखना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी प्रतिमाओं से ज्यादा, प्रतिमाएं तो जरूरी हैं ही, प्रतिमाओं से ज्यादा उनके विचारों को लगातार प्रज्वलित करना, लगातार उन पर चर्चा करते रहना जरूरी है। और एक और चेतावनी उन्होंने दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी समय में जीने जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से तो समानता होगी, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। और अगर ये असमानता यानी सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक समानता स्थापित नहीं की गई तो जो राजनीतिक आजादी है वो खतरे में पड़ जाएगी, जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। ये चुनौती भी आज मुंह बाए खड़ी है। और इसीलिए संविधान दिवस पर याद रखना जरूरी है, याद करना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि उसी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए वो कह रहे हैं किसी खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा। वो इस भाषण के अंत में ये भी कहते हैं कि जो दलित वंचित समाज है, जिसे इस देश के शोषित वर्ग ने, शोषण करने वाले वर्ग ने जो हमेशा से वर्चस्व में रहा है, उसे जानवर की तरह समझा है। बल्कि जानवर का शिकार वो जैसे किया जाता है, वैसे इस वंचित तबके का वो शिकार करते रहे हैं। लेकिन आज वो आपकी गुलामी का बोझा ढोने के लिए तैयार नहीं है, उसे सत्ता पानी है। और जब वो सत्ता पाएगा तभी न्याय स्थापित होगा। लेकिन उस न्याय में बंधुता बेहद जरूरी है, फ्रेटर्निटी, जिसे वो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म से आया है, ये किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं आया। तो उस बंधुता पर बहुत जोर दिया था। इसी प्रस्तावना में वो नेहरू को कह करके ले आए थे कि भाई इस शब्द को जोड़ना है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को याद रखना और उन्हें उन पर अमल करना, किसी नफरत और किसी घृणा की राजनीति या दुष्प्रचार नहीं करना, ये असली श्रद्धांजलि उनको होगी। बहुत धन्यवाद।